हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, उसके कुछ फीचर्स, ठीक है, और उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, नोट पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज पार्लियामेंट्री सिस्टम एज ए यूनिक सिस्टम, उसके बारे में हम क्या क्या कुछ उसके फीचर्स और उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, आर्टिकल जो 73 है, वो आउटलाइन करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की, स्टेटिंग दैट के पावर एक्सटेंड टू द मैटर इन विच द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड इंक्लूड द एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। तो आर्टिकल 73 यही कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की, और स्टेट करता है पावर जो मैटर जो पार्लियामेंट के हैं, जो लेजिस्लेट कर सकती है, इंक्लूडिंग वो भी राइट्स इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स में भी, ठीक है। और आर्टिकल 74 करता है, ये कहता है कि रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट को एक्ट करना ही पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेडेड बाई किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना। विच गिव्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच ए क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओनली एक्सेप्शंस आर द केस वेयर प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड टू एक्ट इन डिस्क्रिशन। बाकी सब जगह जो है आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट वो मैटर्स जहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रेसिडेंट को स्पेशली कुछ डिस्क्रिशन दी हैं, जहाँ वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं, कुछ की फीचर्स जो है इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम के, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में पहली बात तो ये कि ये बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर है। मतलब यहाँ बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, एक हाउस ऑफ पीपल है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है। पहला तो लोकसभा है, जहाँ पे जो लोअर हाउस, जहाँ मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन होती है ना लोगों की थ्रू जनरल इलेक्शंस जो होते हैं एवरी 5 ईयर्स, है ना। 5 ईयर्स में जो है इलेक्ट किए जाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, एंड ये मोर पावरफुल होती है दोनों हाउसेज में, ठीक है। लोकसभा बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, ओके। दूसरा है राज्यसभा। देखो राज्यसभा जो है ना, वो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं इसे, जहाँ मेंबर्स जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कहाँ, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से और यूनियन टेरिटरी से, किसके थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, इंडिया के, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में ये होता है। फिर है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक सेरेमोनियल हेड है, मतलब इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जो कंसिस्ट करता है मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर असेंबली देखो खाली, यहाँ मेंबर दोनों हाउस के होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होगी, ठीक है। ये इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और प्रेसिडेंट्स की जो पावर है वो मोस्टली फॉर्मल और सिंबॉलिक होती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है सिर्फ उसके नाम पे लिए जाते हैं। एक्चुअल जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अब रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो जिसके पास असली पावर लाई करती है ना। जो है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होगी या कोलिशन जो पार्टी है, उसका जो हेड है उसको नॉमिनेट किया जाता है, या वो जो पार्टी बोलेगी उसे नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के अलावा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उसको, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या होती है, प्रेसिडेंट जो है लीड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो कंसिस्ट होते हैं सीनियर या जूनियर मिनिस्टर, जो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की इन लोगों को अपॉइंट करना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा को, ठीक है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि साथ में डूबेंगे, साथ में जो है तैरेंगे, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, लेजिस्लेचर को, लोकसभा को, ठीक है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब, देखो कैबिनेट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो लेड की जाती है, इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा। क्या मतलब है इसका, मतलब कि लोकसभा जो है अगर पास करेगी कोई बिल ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया कि इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1-2 करेंगे जिसके खिलाफ, नहीं, पूरी कैबिनेट को। इसलिए इनको कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस और मेजोरिटी लोकसभा में टू स्टे इन पावर, कि मेजोरिटी हमेशा होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एमपीज हैं वो जो है रूलिंग पार्टी के, जो गवर्नमेंट है उसके होने चाहिए। अगर वो ये कॉन्फिडेंस लूज कर देगी ना, इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू रिजाइन, तो इसको रिजाइन करना पड़ेगा। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो इंडियन पार्लियामेंट जो है ना, वो परफॉर्म क्या करती है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, मतलब लॉज बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना, ठीक है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो कैरी आउट करती है गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी और इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। इंटरप्रेट करती है जो कॉन्स्टिट्यूशंस को और इंश्योर करती है कि लॉ जो पास किए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा वो आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो एक तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं जिसमें पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, राज्यसभा है पूरी है ना, और एक एग्जीक्यूटिव्स हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंसिस्ट ऑफ है ना, जो कैबिनेट भी होती है जिसको कहते हैं ना, और एक जुडिशरी है, ठीक है। ये तीन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन है। इन तीनों के बीच देखो पार्लियामेंट में जो है ना, इंडिया में जो है वो क्लियर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। वो क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेज है, मतलब एक दूसरे को जो है चेक और बैलेंस में रखते हैं। नाइदर एग्जीक्यूटिव इज टू पावरफुल फ्रॉम लेजिस्लेचर, ठीक है। ये क्या आंसरेबल है लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव, ओके। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं। डेजोल्यूशन एंड इलेक्शंस, देखो ये सब पार्लियामेंट के फीचर्स है इंडिया में। देखो लोकसभा जो इलेक्ट की जाती है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए की जाती है, और इलेक्शन हेल्ड अर्लियर इन लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म्स। तो लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए होती है, 5 साल में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। अगर क्या हो जाए, अगर डिसॉल्व हो जाए लोकसभा किसी भी कारण से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से या कोई और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम लोग जब पार्लियामेंट में चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में करें। लेकिन राज्यसभा लोकसभा की तरह नहीं है, ये कंटिन्यूस चैम्बर है, एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। ये डिसॉल्व नहीं होती है। इनके मेंबर की टर्म होती है 6 ईयर्स, और 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में, याद रखना। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और नया इलेक्ट होते रहते हैं, और हर मेंबर की जो है 6 ईयर्स जो है ड्यूरेशन है ऑफिस होल्ड करने की, ठीक है। ये जो है एक कंटिन्यूस चैम्बर है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, अनलाइक जैसे लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल में और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। देखो प्रेसिडेंट जो है की फिगर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंट जो है एक फॉर्मल पावर है जो टू डिसॉल्व लोकसभा, अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, समन एंड प्रोग्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट एक एक्ट करता है किसकी, एड और एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और होल्ड करता है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो रेयरली एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली रेयरली एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो रोल जो है प्रेसिडेंट का वो एक नॉमिनल रोल है जो सारे डिसीजंस जो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट जो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दी हुई हैं वो जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे करता है। तो रियल पावर लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। हम जब प्राइम मिनिस्टर का यूनिट पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल वाइज इसकी डिस्कशन कर पाए। अब हम कुछ बेसिक फीचर अभी देख रहे हैं, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी एंड कोलिशन गवर्नमेंट। देखो सिंस इंडिया में एक मल्टी पार्टी रूल है, इंडिया में सिंगल पार्टी भी नहीं है चाइना की तरह, या 2 पार्टीज भी नहीं है इंग्लैंड या फिर किसी यूनाइटेड स्टेट की तरह 2 या 3 पार्टीज है ना, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो बहुत बार ना कोलिशन गवर्नमेंट बनती है कि एक पार्टी के पास अगर 70 सीटें, दूसरी के पास 100 सीटें, तीसरी के पास 20 सीटें, तो मिला के एक मेजोरिटी जो है ये लोकसभा में जो है बनाते हैं। मेजोरिटी पार्टी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। वो प्री पोल भी हो सकती है, पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकती है ना, स्पेशली जब कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है लोकसभा में, तब ऐसी पार्टीज होती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना। ये द मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन विद मोस्ट सीट इन लोकसभा जो होती है, जिसके पास लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे, वो जो है गवर्नमेंट बनाएगी। और जो लीडर होगा उस पार्टी का या उस कोलिशन का, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अगर इन केस कोई किसी पार्टी के पास जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो पॉलिटिकल अलायंस या निगोसिएशन जो है की है फॉर्मिंग में एक स्टेबल गवर्नमेंट, कुछ अलायंस जो है बाद में बनाने में, ठीक है। जब किसी पार्टी के पास क्लियर जो है मेजोरिटी नहीं होती है, वो एक दूसरे के साथ जो निगोसिएशंस करती हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, फलाना मिनिस्ट्री देंगे, जब जैसे इस साल बनी है ना, तो उस तरीके से जो है गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। फंक्शन क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है पार्लियामेंट के फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन पहला कि बोथ हाउसेज जो लोकसभा और राज्यसभा हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में कंट्री के लिए। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर हाउस में, बट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बाकी जो कोई भी बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ऑर्डिनरी बिल है, वो दोनों हाउसेज लोकसभा या राज्यसभा में जो है इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और बिल उस हिसाब से जो प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से पास होते हैं। यहाँ डिबेट और डिस्कशंस होती है। देखो पार्लियामेंट एक फोरम है, स्टेज है जहाँ डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं नेशनल इश्यूज़ के बारे में। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को जो है एक्सपेक्टेड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो चला रहे हैं ना, वो डिफेंड करना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पार्लियामेंट में। जब लेजिस्लेचर उनसे सवाल पूछेगी, लोकसभा राज्यसभा उनसे सवाल पूछेगी, तो ये प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर जो उनको वो आंसरेबल हैं कोर्ट को। तो आंसरेबल है मतलब अकाउंटेबल है,
ठीक है, टू द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आती है जो फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज और एग्जीक्यूट करती है लॉ और इम्प्लीमेंट करती है वेरियस प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल है, मैंने भी आपको बताया पार्लियामेंट को, है ना, जो पॉलिसीज और जो एक्शंस वो लेंगे उनके लिए उनको सवाल पूछा जा सकता है लोकसभा में और राज्यसभा में और उनके वो जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। ओके, जुडिशियल फंक्शंस भी, वाइल जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, इट ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन द सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इंटरप्रेट करती है लॉज को, कि लॉ जो बनाया है इससे कह क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट वेरी लिटरेट जो लॉ को समझ पाए, तो ये समझाती है जो लॉ पार्लियामेंट में पास किए गए हैं इंश्योर करती है वो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल हैं, क्या वो इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जुडिशियल रिव्यू अलो करती है कोर्ट को कि वो स्टक डाउन कर सकता है कोई भी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वोलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा है। ठीक है, तो जुडिशरी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है लोगों के राइट्स को जो है आर्बिट्री लॉज को पास होने से बचाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब एडवांटेजेस क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के? पहला तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि लॉ जो अलाउ करता है क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस, स्पेशली इफ देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज इट रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। देखो, जो क्विक रिस्पॉन्स है, जो चेंजिंग पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस है ना, उनको जो है क्विकली जो है उनको मैनेज करने में, स्पेशली जब चेंज होती है गवर्नमेंट, तो ये अलाउ करता है उस गवर्नमेंट को जिसके पास मेजोरिटी है पार्लियामेंट में उसको स्टे करने के लिए। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जिसको लाइक करते हैं वो करें। चेक्स ऑन पावर, देखो पार्लियामेंट सिस्टम इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट को हमेशा आंसरेबल होना पड़ता है लेजिस्लेचर को। ठीक है, ये दिस चेक जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को जो है इंगेजमेंट ऑफ कंसेंसस सिंस कोलिशन गवर्नमेंट्स आर कॉमन, तो ये चीज़ें जो है ना ये चेक करती है गवर्नमेंट के पावर को, गवर्नमेंट ज़्यादा सेंट्रलाइज ना हो जाए, कहीं एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए यूएस की तरह। कभी कभी कोलिशन गवर्नमेंट भी होते हैं जहाँ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को इनकरेज करता है कि वो कोलैबोरेट करें और एक दूसरे के साथ एक कॉमन सेंसिस पे आए, जो ऑफन लीड करता है बैलेंस को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। पावर जो किसी एक के हाथ में नहीं, टेंडेंसी ऑफ डिक्टेटरशिप हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है चेक्स पर। अच्छा, चैलेंजेस क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया में? देखो, इनस्टेबिलिटी, जैसे फ्रीक्वेंट जो गवर्नमेंट चेंज होती है ना, समझ लो 5 साल में एक पार्टी है, दूसरे 5 साल में तीसरी पार्टी है, या 2 साल में फिर चेंज होगी, कोलिशन गवर्नमेंट थी गिर गई, है ना। तो ये क्या करता है, कोलिशन पॉलिटिक्स को लीड टू इनस्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, ज़्यादातर इलेक्शंस होते हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, एक चीज़ इंप्लीमेंट हुई नहीं दूसरी होने लग जाती है ना। तो ये चीज़ें जो है ये इम्पैक्ट करती हैं। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोलिशंस, देखो जब कोलिशन गवर्नमेंट अलो करती है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन को, कि बहुत सारी पार्टीज जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो है आपस में कोलैबोरेट करके सरकार चला ली, लेकिन ये हमें ज़्यादातर बहुत टाइम पे कन्फ्लिक्ट भी पैदा करती है पार्टीज में, पॉलिसी पैरालाइसिस हो जाता है, इनडिसिसिवनेस होता है, क्योंकि किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है एक पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ दूसरा डिसीजन, दूसरा बोलेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, तीसरी पार्टी बोलेगी ये नहीं होना चाहिए, तो वो डिसीजंस कभी कभी जो है ना लटके रहते हैं, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कोई काम है तो वो रुक जाता है। ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस या इनडिसाइसिवनेस भी होता है, बहुत सारे बिल्स जो है पेंडिंग रह जाते हैं, पास ही नहीं हो पाते क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, ये भी कोलिशन गवर्नमेंट का पंगा है। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कभी कभी क्या हो ना, एग्जीक्यूटिव ज़्यादातर जो कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं मे नॉट बी फुली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि क्या होता है ना, कोलिशन गवर्नमेंट में जो है पार्टीज जो में एक्ट इन ए वे दैट प्रोटेक्ट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। डिफरेंट पार्टीज अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाने के चक्कर में ना कभी कभी वो जो है लेजिस्लेचर उतना उनको ज़्यादा क्या कर नहीं पाता, क्या एग्जीक्यूटिव जो है उसको जो है एक गट्ठा उनको कुछ अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाता, क्योंकि वो फिर धमकी देंगे कि हम कोलिशन से निकल जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग जो है ना एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट नहीं होती है कभी कभी कोलिशंस में। ये कुछ फ्लॉज हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अब हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में अपनाया ये समझते हैं। हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश ने जो है, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो 1909 से लेकर 1929 काउंसिल, जब इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो हम कहीं ना कहीं, जो ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो हम कहीं ना कहीं उस सिस्टम से जो है क्या थे, उस सिस्टम से हम फेमिलियर थे, हम जानते थे, है ना। इसकी स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो हमने ऊपर इसके पढ़े,
कि हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं एक्सेसिव पावर को, ये प्रिजर्व करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट विद रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस रीजनल एस्पायरेशंस को भी, ये भी एक ट्रस्ट था हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, जैसे नेहरू हो गया, बोस हो गया, ये जो लीडर्स थे हमारे, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर पटेल जी हो गए, इनको जो है, अब जो ये बड़े डेमोक्रेटिक लाइन के लीडर्स थे ना, इनको ट्रस्ट था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कि ये जो है कंट्री को आगे चला सकते हैं, ठीक है। इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को करता है, तो वो भी एक चीज़ पसंद आई कि एक्सेसिव पावर नहीं होगी किसी के पास, है ना। यूनिटी एंड फेडरलिज्म एंड डाइवर्स नेशन, तो डाइवर्स नेशन जहाँ यूनिटी की बहुत ज़रूरत है और फेडरलिज्म, फेडरल करेक्टर है जिस स्टेट का, जहाँ 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटी हैं, तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कुड वर्क बेस्ट इन आवर फेवर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रीजंस थे अडॉप्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये डिफरेंट फीचर्स जो हमने पढ़े हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ठीक है। क्यों हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, किस किस टाइप के फीचर्स है, प्रेसिडेंट क्या करता है, इसमें जुडिशरी क्या करती है, इसमें एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, लोकसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, किस टाइप से वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं और किस टाइप से वो कोलैबोरेटिव फंक्शंस करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ के बारे में हमने आज डिटेल वाइज पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आई थिंक करेंगे, क्या करने वाला है नेक्स्ट चीज़ में हम लोग करेंगे फेडरल सिस्टम इंडिया का, वाई इट वाज अडॉप्टेड, फेडरल सिस्टम क्या है उसके बारे में क्लियर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ भी अगर आपको प्रीवियस यूनिट्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस वाइज किया है, हमने चैप्टर नंबर लेक्चर 1 से जो है ऑलरेडी किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ इंडियन पॉलिटी का बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप इंडियन पॉलिटी देख सकते हो, और दूसरा बना हुआ है वहाँ ज्योग्राफी का 6th to 12th NCERT वो भी है, और तीसरा जो है हम अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं पॉलिटी की NCERT 6th to 12th की, ठीक है। अभी हम लोग आई थिंक 9th की पॉलिटी पे पहुंचे, आज शायद 9th की कंप्लीट हो जाएगी और कल से 10th स्टार्ट होगा, तो 6th to 12th जो है पॉलिटी भी है, 9th NCERT है ये, और ज्योग्राफी की NCERT भी है, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी का जो है बेसिक्स, ये इंडियन पॉलिटी जो है हम लोग लक्ष्मीकांत और वेरियस सोर्सेज जो है एक्यूमुलेट करके जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी अवेलेबल है। फ्यूचर में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी करेंगे, इन्वायरमेंटल करेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स करेंगे, ओके, गवर्नेंस करेंगे, तो इस हिसाब से चलेंगे, ओके। थैंक यू।